नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस बात का अंदेशा था वही होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के 2 राज्यों में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार ने किया और उसके बाद गुजरात की सरकार ने भी ये किया, और उस वक्त भी ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर अब शायद यूसीसी को लेकर के चर्चा होने वाली है। हालांकि हम जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर 1962 से ही यूसीसी लागू है, जो कि गोवा है। यानी कि गोवा में पुर्तगाल के द्वारा ही लागू किया गया था, और गोवा जब भारत में विलय हुआ तो उस समय से था ही। आज की तारीख में इस देश में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर यूसीसी लागू है। अब यहां पर समझिए भी, चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य है असम। असम में ही एक चुनावी रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के चर्चा कर दिया है कि उनकी सरकार लौटती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि वे लोग जो 4 शादियां करते हैं उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि यूसीसी लाएंगे और घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4-4 शादी। ये चीजें जो है अमित शाह जी ने यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान कहा है। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, ये सबसे अधिक चर्चा में इसीलिए आ गया कि 2029 जो कि 19वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कहा गया कि उससे पहले संभव है केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात कर ले। यानी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। मोटे तौर पर कहा जाए कि एक देश एक ही कानून सब पर रहेगा। ये बातें यहां पर कहने की बात की गई है, और चूंकि गृह मंत्री देश के खुद अब चर्चा कर चुके हैं, तो अब इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि संभव है जो बात असम में कहा गया है, आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू हो सकता है। और यहां पर ये बातें इन्होंने कहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें कहा है। देखिए, यूसीसी का मतलब क्या है? वन नेशन वन लॉ। ठीक है, सभी के लिए एक जैसा कानून। हालांकि हम जानते हैं जो क्रिमिनल लॉ होता है वो सबके लिए अभी भी एक ही जैसा होता है, कोई जाति धर्म संप्रदाय उसमें देखा नहीं जाता है। लेकिन जो हमारे सिविल लॉज होते हैं, यानी कि विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार का मसला, ये सब हमारे पर्सनल लॉ से होता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें, जिसको शरीयत वाला मामला कहते हैं, उसके द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ऐसे ही सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं। लेकिन मामला ये आता है कि उसमें जो हमारे यहाँ ट्राइबल्स ग्रुप हैं, एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उसमें बहुत सारे ट्राइबल ऐसे ग्रुप हैं जिनका रीति रिवाज हमसे पूरी तरह से अलग है, जो अभी भी समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। उनका कस्टम अलग है, परंपराएं हैं उनकी। फिर उनके साथ भी छेड़छाड़ होगा तो निश्चित तौर पर विवाद बढ़ता है। तो यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक अमित शाह जी के द्वारा यह कह दिया गया कि हम ट्राइबल समुदाय को ही से बाहर रखेंगे, यानी कि आप पर यूसीसी लागू नहीं करेंगे। तो जो विवाद हो सकता था उस विवाद से यहां पर बचने की बात भी कही गई। और ये काम पहले ही उत्तराखंड की सरकार ने किया भी है। ट्राइबल्स ग्रुप उत्तराखंड में भी बहुत हैं, तो वहां पर ट्राइबल्स को यूसीसी से बाहर कर भी दिया गया है। और इसके अलावा पॉलीगैमी को लेकर के बात जो की जाती है, यानी कि 4 शादी करने तक की जो प्रथा, उस पर रोक लगाने की बात यहां पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये चूंकि अब राजनीतिक माहौल है, तो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए, वोट बैंक की काम जो है यहां पर शुरू हो चुका है। अब एक बात समझते हैं कि आखिर यूसीसी होता ही क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वन नेशन वन लॉ के तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक ही कानून होगा। और ये किन चीजों पर लागू होता है? जैसा मैंने कहा कि सिविल केसेस को लेकर के, यानी कि मैरिज, जो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, गोद लेना हो जाएगा, तलाक लेने की बातें हो जाएगी, इन सब चीजों के लिए। अभी देश में निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर अलग अलग तरह से कानून होता है। हिंदू कानून अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का अलग है, ईसाई का कानून अलग है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो है ये सारे मसले, सिविल मसले पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। प्रश्न ये आता है कि क्या सिविल लॉ की जो ये चर्चा किया जाता है कि हम उसमें यूसीसी लाएंगे, तो क्या यूसीसी की चर्चा संविधान सम्मत है? संविधान में कहीं चर्चा किया गया है, या इसको भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए चैलेंज दिया जा सकता है? देखिए, संभव है पीआईएल के जरिए चैलेंज दिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे संविधान में ही पार्ट 4 की अगर आप चर्चा करोगे, पार्ट 4, और पार्ट 4 में क्या है साथियों? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है 44 के अंतर्गत भारत के संविधान में यूसीसी की चर्चा की गई। अब चूंकि मसला ये डीपीएसपी का है, तो मामला क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। इसमें ये कहा गया है कि जब स्टेट को ये स्थिति लगता है कि वो इस कंडीशन में है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत जो मसले हैं उसको लागू किया जा सकता है। यानी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप पहुंच जाए अदालत में और कहें कि भाई 5 रीट के आधार पर आर्टिकल 32 ने हमें ये कहा है कि आप जो है बाध्यकारी रूप से फंडामेंटल राइट लागू कीजिए, चूंकि वो है ही नहीं, पार्ट 3 में है ही
नहीं। तो यहाँ पर जिस जिस स्टेट में ये माहौल बनता जा रहा है, ये किया जा रहा है और केंद्र सरकार इस तौर पर जो है आगे बढ़ते हुए सोच भी रही है। तो संविधान में ही ये बातें किया गया है, संविधान ही ये कहता है कि इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मसला ये कि आखिर असम में यूसीसी का मुद्दा क्यों उठा? चूंकि मैंने कहा कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें एक राज्य जो है असम भी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि तमिलनाडु में होगा चुनाव, पुडुचेरी में होगा, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है और असम। तो इन राज्यों में जो चुनाव है तो माहौल थोड़ा सा तो निश्चित तौर पर बदलेगा, चुनावी रंग में ये चीजें तो आते ही हैं। तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार में भी असम में, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी यूसीसी लाने का वादा किया है। हालांकि केंद्र के जो मैनिफेस्टो उनका रहा है उसमें भी इस बात को लेकर के जोर दिया गया और कहा जा रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण विषय जनजातीय समुदाय को आखिर अलग करने की बात क्यों की गई? इसके अंतर्गत कहा गया है अमित शाह ने कि जनजातीय समुदाय की अपनी परंपरा है, जिसको लेकर के मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनजातीय समुदाय इस बात को लेकर के चाहते हैं कि भाई हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे कस्टम अलग हैं, तो फिर हमें इस चीज से बाहर रखा जाए। यहां पर यह कोशिश किया गया है और कहा गया है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाएगा। संविधान के अंतर्गत जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए हैं वो यहां पर उनके लिए लागू ही रहेगा, उनसे उस पर जो है आघात नहीं हो रहा है। यानी कि यूसीसी का मतलब है कि सभी के लिए कानून तो होगा लेकिन ट्राइबल्स को इसके से पूरे छूट दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर जरा इसका एनालिसिस करते हैं, सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो समानता की बात तो की जा रही है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो जाएगा तो बराबरी का अधिकार आएगा, है ना। जैसा कि हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में भी आप जाएंगे तो आर्टिकल 14 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होगा, है ना। जाति धर्म इन सब के आधार पर हम नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर जो है फिट होता हुआ बैठता है। महिला अधिकार को लेकर के, चूंकि निश्चित तौर पर जब भी सिविल राइट्स केसेस की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं को लेकर के इशू आता है। 4 शादी पुरुष कर सकता है लेकिन 4 शादी महिलाओं को करने का अधिकार शरीयत नहीं देता है। तो यहां पर मामला फंसता है कि भाई महिलाओं के फिर तो यहां अधिकार कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। संपत्ति में भी यही मसला चल रहा है। तो कुल मिलाकर के महिलाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। और इसके अलावा कानूनी सरलता होगा। अभी क्या होता है, किस तरह के सिविल केसेस के मामले पहुंचते हैं तो सभी धर्मों के आधार पर यह फैसला लेना पड़ता है, तो इस वजह से कहीं न कहीं परेशानी होता है। तो कानूनी रूप से वकीलों के लिए, न्यायपालिका के लिए ये सहज हो सकता है। नकारात्मक पक्ष क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता पर असर कहा जा रहा है। कुछ लोग का मानना है कि चूंकि जो सिविल केसेस होते हैं, विवाह, तलाक, ये सब ये धर्म के आधार से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने की सरकार की कोशिश है। राजनीतिक मुद्दा बनता इसीलिए जा रहा है। देखेंगे अभी चुनाव के समय ये मुद्दा उठा तो कहा जाता है कि इसका फायदा राजनीति में लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहां पर ये आप कह सकते हैं कि ट्राइबल्स को बाहर रखा गया है। तो क्या ट्राइबल्स को अगर बाहर रखते हैं तो फिर भी आपके लिए यूनिफॉर्म का मतलब कहां हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान। तो कुछ लोगों को बाहर रखने का मतलब जो है कि आप एक समानता तो फिर भी नहीं ला रहे हैं। ये नकारात्मक पक्ष है। अब देखिए ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि संविधान का भी है। लेकिन मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 44 में इस बात को लेकर के चर्चा किया गया संविधान के पार्ट 4 में। तो यहाँ पर है सांस्कृतिक पहचान को लेकर के बातें की गई है। सभी इसलिए धर्मों के आधार पर कहा जाता है नकारात्मक पक्ष में कि उस पर चोट हो सकता है। लेकिन चूंकि ट्राइबल्स को इससे बाहर रखा गया है तो उनके सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने की कोशिश की गई है। राजनीति निश्चित तौर पर होगा और यह मसला तीनों से जुड़ा हुआ है। अभी चुनाव के समय देख रहे हैं राजनीतिक तो किस तरह से चल रहा है। तो उद्देश्य क्या है? यूसीसी लाने का उद्देश्य है समानता। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में यह काम करना चुनौतीपूर्ण तो है। तो सरकार को बैलेंस अप्रोच अपनाने की कोशिश करना चाहिए और यह कोशिश करना चाहिए कि आप जब समानता लाने की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ सांस्कृतिक तौर पर भेदभाव ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतना अब जो है कह सकते हैं सशक्त बयान दे दिया है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि यह मसला केवल अब असम, उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों तक रहने वाला है या आगे चल करके अगली लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में यूसीसी लागू हो सकता है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।